दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर हैं, स्टूडेंट है, जिनको आइडिया नहीं लग रहा है करना क्या है। और साथ में ऑटो लेवल आज आपको सिखाने वाला हूँ। मेन जो वीडियो स्टार्ट हम करेंगे ऑटो लेवल से करेंगे कि साइट पे हम जो स्लैब होती है हमारी चेक कैसे की जाती है ऑटो लेवल की हेल्प से। कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, कंप्लीट इस वीडियो के बाद आप कर सकते हो। दूसरी साइट पे मैं आपको बात करने वाला हूँ, आपसे लाइव साइट से बात करूँगा कि हमें क्या क्या स्किल चाहिए होती है। अगर साइट पे जाएंगे एज ए साइट इंजीनियर क्या क्या काम रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और क्या क्या हैंडल करना पड़ सकता है साइट पे आपको, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल में एक फ्रेशर के लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो थैंकफुल होगा कि फ्री में ये सब चीज़ें सीख रहा है वो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ऑटो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको साइट पे ले जाता हूँ, लाइव आपको दिखाऊंगा, फिर हम बाद में स्किल की बात करेंगे। कंप्लीट पहले ऑटो लेवल का सीख लो, फिर स्किल की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो 2-3 प्रोसेस होते हैं। एक वाटर लेवल पाइप आती है जिससे उससे भी हम चेक करते हैं, लेकिन वो छोटा अगर स्लैब होगा उसमें ये पॉसिबल होता है। लेकिन अगर बड़ा स्लैब होगा तो उसमें हम बीम का बॉटम या बीम का टॉप, ये सब चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं ऑटो लेवल से। सबसे पहले ऑटो लेवल सीखने के लिए आपको क्या करना है, स्टाफ रीडिंग आपको आना चाहिए। स्टाफ जो मैं आपको सामने अभी देख रहे हो आप, ये स्टाफ आपको रीडिंग करना मैं सिखाता हूँ, इसके थोड़े बेसिक पॉइंट भी बताऊँगा। फिर हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑटो लेवल, उसको सेट कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी, वो आपको बताऊँगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं। देखो जो स्टाफ आप सामने देख रहे हो एल्युमिनियम स्टाफ है, 4 मीटर का ये स्टाफ है, फोल्डेबल होता है। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है ऑटो, हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, 5 mm लीस्ट काउंट होता है किसका, हमारे ऑटो लेवल स्टाफ का। तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ये 100 mm पे होती है। मतलब 1 जो आपका होगा वो 10 सेंटीमीटर, जहाँ 100 mm बोल सकते हो, 20 सेंटीमीटर 200 mm। और इसके बीच का गैप क्या होता है, 5 mm का होता है। मतलब जैसे जहाँ आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर देख रहे हो ना, वहाँ से ऊपर हम जाएंगे, वो वाइड गैप के ऊपर जो अंडरलाइन होगी वो 5 mm होगी, फिर ऊपर जाएंगे 5 mm की होगी। मतलब दोनों के बीच हमारा कितना, 5 mm करते करते पूरा 100 mm हमारा हो जाता है। तो लीस्ट काउंट इसका हो गया 5 mm। और फिर ऊपर ये मतलब 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400, 500, 600, ऐसे ऐसे करके ये 4 मीटर तक आपका स्टाफ रहता है। मतलब इसमें अगर आपको रीडिंग देखनी हो, अगर आपकी जो आप वो देख रहे हो 20 सेंटीमीटर, उसके ऊपर की रीडिंग आई, अगर उसके ऊपर का जो एक स्टाफ है, मतलब एक बार है, उसके ऊपर आया तो वो हो गया 210 mm। अगर 20 mm के 20 सेंटीमीटर जहाँ देख रहे हो उसके ऊपर के अगर 2 डॉट के ऊपर आया तो वो आ गया 220 mm। ऐसे ऐसे मतलब नीचे का जो बॉटम होता है बार का वो होता है 5 mm का, और टॉप का हो गया पूरा 10 mm का बार। देखो अगर ये समझ नहीं आया होगा, इस पे मेरी 5-6 वीडियो पहले भी हैं, उसमें मैंने थ्योरेटिकल वे से भी बना के भी दिखाया है पूरा शीट पे कि कैसे हम रीडिंग देखते हैं। वो भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद, तो और आपको आइडिया लग जाएगा। ये हो गया हमारा स्टाफ लेवल का रीडिंग का, कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे ट्राइपॉड स्टैंड को सेट कैसे करते हैं और मशीन को उसके ऊपर सेट कैसे करेंगे। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ट्राइपॉड स्टैंड होगा उसकी 3 लेग खोल देनी है और उसको इस हिसाब से सेट करना है कि पहले ही वो आपकी आंखों में लेवल हो जाए। मतलब ये नहीं है कि मशीन उस पर रख के बबल को स्क्रू से लेवल करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक टिप एक हमेशा याद रखनी है कि पहले ही उसको देख लेना है कि प्रॉपर लेवल में आ रहा है कि नहीं, मतलब उसकी लेग्स को ऊपर नीचे स्क्रू से कर देना है। फिर उसके बाद जब ये एक बार थोड़ा लेवल आपको लगे कि लेवल हो गया, फिर उसके बाद आपको जो ऑटो लेवल मशीन है उसको ऊपर रख के नीचे आपको उसका स्क्रू टाइट कर देना है। बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे उसका स्क्रू होता है, उसको आपको टाइट कर देना है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर हमारा रहता है। देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में टाइम लगाते हैं कि इसको प्रॉपर से नहीं, ये स्क्रू हमने टाइट कर दिया, अब हमारी मशीन एक जगह पे फिक्स हो गई पूरी सेंटर में, उसको आपको फिक्स कर देना है। फिर बबल को सेंटर में लाने का प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा। जैसे ये फिक्स हो जाए, फिर आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आपको जब भी उसको लेवल करना है, पहले जो 2 स्क्रू, कोई भी 2 स्क्रू ले लेने हैं, उनके बीच में उस बबल को आपको सेंटर में लाना है। मतलब दोनों स्क्रू को एक अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब जैसे आपका होगा अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे और उस बबल को उन दोनों स्क्रू के सेंटर में लाना है। जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगा, फिर जैसे देखो मैं पहले आपको सेंटर करके बता देता हूँ। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, देखो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है स्क्रू, जो सामने आप देख रहे हो, और देखना है कि बबल इन दोनों स्क्रू के सेंटर में आ जाए। जैसे ये सेंटर में आ जाए, फिर उसको जो उसके पिछला वाला स्क्रू होगा जैसे आप सामने देख रहे हो, फिर उसको घुमाना है, उसको देखना है कि उसको घुमाने से किस तरफ वो जा रहा है। और इस प्रोसेस से आप सबसे जल्दी वो ऑटो लेवल को सेट कर सकते हो, मतलब उसको प्रॉपर लेवल कर सकते हो विद इन मिनट। ये इसकी टिप रहती है, दोनों स्क्रू के बीच लाए और अपोजिट स्क्रू से उसको सेंटर में लेके आ गए।
ये हो गया हमारा बेसिक काम, मशीन सेट हो गई, स्टाफ पे आ गए। अभी आता है मेन जो लेवल का काम। सबसे पहले क्या चाहिए आपको जब भी लेवल करना है, जैसे हम सामने देख रहे हो एक रेफरेंस लेवल आपको देना है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, आपको कान खुले रखने हैं, सुनते रहना है मैं कि क्या बोल रहा हूँ। देखो हमने एक रेफरेंस लेवल ले लिया, ये जो सामने आप स्लैब देख रहे हो इसका लेवल हमने ले लिया कि ये हमारा परफेक्ट स्लैब है। मतलब कोई भी रेफरेंस लेवल ले लेना है, ये हमारे स्लैब का लेवल आ गया। हमने स्टाफ पे रीडिंग देखी, जब हमारा लेवल मशीन हो गया हमने रेफरेंस लेवल ले लिया कि हमारी जो स्लैब है वो एक रेफरेंस लेवल हमारा, हमने उसके ऊपर स्टाफ रखा और उसमें से रीडिंग देखी तो हमें आई 1000 mm। कितनी रीडिंग आई हमें? 1000 mm। और फिर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बीम के जो बॉटम होता है, बॉटम का टॉप, उसका लेवल ले लेना है। मतलब जितने भी बीम होंगे उनका लेवल हमें पहले लेना है। हमारी रीडिंग क्या आई थी रेफरेंस लेवल से? 1000 रीडिंग आई थी। फिर हमने स्टाफ रखा टी बीम पे, और ड्राइंग में मेंशन रहता है कि आपका टी बीम का लटक कितना रहेगा। इसका ड्राइंग पे मैं वीडियो ले आऊँगा, उसमें मेंशन होता है कि आपका लटक 300 mm का है, 400 mm का है, 500, 600, 250, 350, ये सब उस पर मेंशन होता है। रेफरेंस लेवल था हमारा 1000 mm, तो हमने एक बीम पकड़ लिया, उसका रेफरेंस लेवल जो स्लैब था उससे 400 mm वो बीम का बॉटम है। तो उसको हम लेवल कैसे चेक करेंगे? उसका लेवल चेक करेंगे, रेफरेंस लेवल था 1000 + 400, तो हमारा 1400 रीडिंग हमें आना चाहिए। मतलब अगर हम स्टाफ पे देखेंगे, अगर हमें मिल रहा है 1400 रीडिंग तो वो ओके है। मतलब वो जो हमारा बीम का बॉटम है वो प्रॉपर प्लेस पे है, ठीक है। अगर वो मिलता है हमें 1410, मतलब 1410 मिल रहा है तो हमें चाहिए कितना? 1400 आना चाहिए, तो वो डाउन है। 1410 मतलब डाउन है, तो उसको हम ऊपर उठवाएंगे बॉटम को। तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर या लेबर लगा होगा वो बॉटम को थोड़ा ऊपर उठा देगा और हमारा फिर उधर 1400 दिखना लग पड़ेगा। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम फिर पकड़ते हैं। रेफरेंस लेवल था हमारा 1000 mm, हमारा बीम का बॉटम का लटक है 300 mm, ओके। तो 1000 + 300 कितना हो गया? हमें स्टाफ पे कितना दिखना चाहिए? 1300 mm दिखना चाहिए। तो हमने स्टाफ पे देखा, हमें मिल रहा है 1300 नहीं, 1900, 1290 मिल रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कितना? 1300, तो मतलब 1290 मिल रहा है। तो मतलब जो रीडिंग आ रही है वो जो बीम का बॉटम है वो टाइट है, थोड़ा ऊंचा है। कितना? 10 mm। तो हम उसको बोलेंगे कि 10 mm इसको डाउन कर। तो हमारे जैसे 1300 रीडिंग हमें मिलेगी तो हम उसको बोल देंगे ओके, तो ये हमारा लेवल हो गया। मतलब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, सुनना, जब भी आपका रीडिंग, जैसे हमारा 1000 रेफरेंस लेवल था, 1400 हमें देखना था, जब भी आपकी ज़्यादा है, 1410 आया था तो मतलब बॉटम डाउन था। मतलब ज़्यादा रीडिंग आए तो डाउन होता है, अगर कम रीडिंग आए तो वो चीज़ हमारी अप होती है। ये हो गया हमारा इसकी थ्योरी, इसका सिंपल फंडा। अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें, ये हमारा नीचे था ना, मतलब रेफरेंस लेवल से नीचे था जिसका भी हम लेवल कर रहे थे। अगर चीज़ हमारी रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो उसकी कैसे रीडिंग देखेंगे? तो हम पकड़ लेते हैं, हमारा रेफरेंस लेवल है 1000 जो हमारा चल रहा है स्लैब का, तो और इन्वर्टेड बीम है, उसका हमें टॉप देखना है। तो वो रेफरेंस लेवल से 300 अप है, ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम कर रहे थे प्लस कर रहे थे, 1000 + 400 कर रहे थे ना, लेकिन इसमें अप है तो आपको क्या करना है? 1000 - 300, मतलब 300 ऊंचा है। तो जब भी ऊंचा होगा तो आपको माइनस करना है। तो अब 1000 - 300 करेंगे तो 700। तो हमें स्टाफ पे आउटर लेवल की हेल्प से क्या रीडिंग देखनी है? 700। अगर हमें 700 मिल जाती है तो वो हमारा प्रॉपर लेवल है। अगर अभी इधर मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, 700 देखनी थी, अगर हमें मिलती है 710 mm, 710 mm, तो मतलब क्या हुआ? वो चीज़ और ऊंची है, तो हमें उसको डाउन करवानी है 700 के लिए। अगर वो मिलती है हमें 690, तो वो मतलब चीज़ डाउन है, उसे ऊंचा करवाना है। तो एक ये पजल चीज़ हो गई होगी आपके लिए, मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि ये मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने थ्योरेटिकल भी समझाया है। मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो डाल देता हूँ, आउटर लेवल पे जो वीडियो हैं उनको अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम देखते हैं। ये स्लैब का फुल डिटेल ऐसे ही चेक होता है, मतलब पूरी स्लैब हम इसी वे से, इसी तरीके से चेक करते हैं। एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, बाकी हमें ड्राइंग में मेंशन होता है स्लैब का टॉप भी, बीम का बॉटम भी, छज्जा, इन्वर्टेड बीम, सब का हमें मेंशन होता है लेवल। तो उसकी हेल्प से हम सब लेवल कर देते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए फील्ड पे। सबसे पहली जो स्किल एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल, मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, बेसिक से ऊपर जाएंगे हम। बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक साइड पे यूज़ होती है। अगर हम बात करें टनलिंग की, बिल्डिंग की या रोड की, तो उसमें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आनी चाहिए। जिनको पता है नहीं है कि BBS क्या होती है, BBS हो गई जो हमारी ड्राइंग पे मेंशन किया जाता है,
मतलब उसमें मेंशन होगा कि आपके बीम में कितना स्टील आएगा, कॉलम में कितना स्टील आएगा, स्लैब में कितना स्टील आएगा। तो उसको मतलब एक हम बोलें एक पूरी उसकी प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ता है हमें कि कितनी हमें डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, कितनी उसी कटिंग रहेगी, कितना वो एलोंगेशन होगा, उसमें कितना बेंड होगा। मतलब पूरा एक चार्ट जैसा बनाएंगे हम, वो डिटेल हम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो उसी बेसिस पे कटिंग करेगा, उसी हिसाब से वहाँ कॉलम बीम में सरिया डाला जाता है। जैसे आप सामने बीम वगैरह देख रहे हो, ये पहले इसका बार बेंडिंग शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें काम करते हैं। ये पहली टिप्स हो गई कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे या सीवी पे बार बेंडिंग शेड्यूल लिखा है कि आपको ये स्किल आती है अच्छे से, आप एक्सेल में उसको बना सकते हो, तो आपकी सिलेक्शन की थोड़े चांसेस 10% चांसेस बार बेंडिंग शेड्यूल बना देता है। दूसरी स्किल जो बनती है हमारी वो है ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड आना चाहिए। उसका ये नहीं बोलता कि 3D एनिमेशन यूज़ पड़ेगा, नहीं, 2D अगर आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना आता है। क्योंकि जो ड्राइंग्स आती हैं, अगर हम सीडी की बात करें, सीडी की ड्राइंग आएगी तो वो आपको ऑटोकैड पे एज ए सीडी बना के पूरा परफेक्ट आना चाहिए कि कैसे हम सीडी बनाएंगे, कितना उस पर राइजर आएगा, ट्रेड आएगा, वो बनाना आना चाहिए। मतलब उसमें आपको ऑटोकैड से ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइंग्स आजकल आ रही हैं वो ऑटोकैड पे आती हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको स्किल्स होनी चाहिए, उसकी कमांड्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, तो आपका अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ अगर आप स्किल ऐड करते हो ऑटोकैड अपने रिज्यूम पे, तो 10% उससे आपके चांसेस बन जाएंगे। ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है क्वांटिटी सर्वे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड हम मंगवाएंगे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी अगर हम शटरिंग की बात करें, सबसे पहले शटरिंग का वर्क रहेगा। तो शटरिंग वर्क में आपको कितनी शटरिंग चाहिए, MS प्लेट कितनी चाहिए, प्लाई कितनी चाहिए, राफ्टर कितने चाहिए, शिकंजा कितने चाहिए, स्पान कितने चाहिए, तो आपको एक रफ एस्टीमेट आपके पास होना ही चाहिए। तो उसी बेसिस पे आप डिमांड कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें इतनी इसमें चाहिए। तो क्वांटिटी सर्वे भी काफ़ी अच्छा प्ले रोल करता है। अगर आपके CV या रिज्यूम पे वो लिखा रहेगा तो आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अगली स्किल अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगली स्किल्स आपके जो IS कोड होते हैं, जो भी कोड है या स्पेसिफिकेशंस है, IS कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए। किस किस का IS कोड आपको पता होना चाहिए। जो स्टील का IS कोड हो गया, हमारा सॉइल का IS कोड हो गया, कंक्रीट का IS कोड हो गया, IS 456, तो पूरा आपके दिमाग में बसा ही होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। ये जो IS कोड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको IS कोड अवेलेबल हो जाएंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilsitevisit.com पे। वहाँ पे ये सब IS कोड मैंने डाले हैं जो एक सिविल इंजीनियर को नीड पड़ती है। आप फ्री में डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है, जो बेसिक चीज़ें होंगी उसमें कंक्रीट के टेस्ट हो गए, सॉइल के टेस्ट हो गए, जो सीमेंट के टेस्ट हो गए, ब्रिक के टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब ये टेस्ट उसमें आपको सब पता होने चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसमें लिखोगे कि मेरे को जो QA QC का है, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज है, वो नॉलेज कैसे आएगा, आपको IS कोड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक में आपको क्या चेक करना है, कंक्रीट में आपको क्या चेक करना है। चेकलिस्ट जो होती हैं तो वो कहाँ से निकल के आती हैं, IS कोड के हिसाब से। जो भी वर्क इंडिया में होता है अकॉर्डिंग ACI या IS कोड के हिसाब से हो रहा है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपके रिज्यूम में पड़ी रहेगी, लिखी रहेगी कि आपको चेकलिस्ट आता है, आपको एज ए साइट इंजीनियर एग्जीक्यूट करना आता है सब चीज़ें। और साइट इंजीनियर का क्या काम होता है, साइट इंजीनियर का बेसिकली जो काम रहता है वो ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना रहता है साइट पे, कि ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है और उसको चेकिंग करना। जैसे ड्राइंग के हिसाब से काम हो गया, फिर बात आती है IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्लम्प बराबर आ रहा है, कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है उसका स्लम्प बराबर है, जो क्यूब टेस्ट किया जा रहा है उसका जो स्ट्रेंथ M30 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो M30 हमें स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है, डी शटरिंग प्रॉपर टाइम पे की जा रही है। तो ये एक साइट इंजीनियर का काम होता है। ये हम कहाँ से चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो हैं हमारे IS कोड्स। तो आपको IS कोड का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगली चीज़ के अगर हम बढ़ते हैं वो है हमारी एस्टिमेशन। आपको प्रॉपर से एस्टिमेशन आना चाहिए, किसी चीज़ का भी एस्टिमेट करना है। अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने पे ही जाएं कि बीम में हमारा अगर हमारे आज 10 बीम की कंक्रीटिंग होने वाली है, तो उसकी आपको कॉस्ट एस्टिमेट या उसकी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी सर्वे का ये टॉपिक हो गया, वॉल्यूम निकालना, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, तो एस्टिमेशन भी आपको हमेशा आना ही आना चाहिए। फिर बात आता है कि वेस्टेज को कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वो हमारा कवर किस में हो जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल में। आपको 2 से 3% वेस्टेज करनी होती है। कोई भी स्टील है उसमें 2 से 3% ही आपकी वेस्टेज निकलनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 टन सरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें
3% उसका वेस्टेज निकलनी चाहिए, बाकी सरिया सब कंज्यूम होना चाहिए। कंक्रीट ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी, प्रॉपर आपको क्वांटिटी निकालना आनी चाहिए कि प्रॉपर जो कंक्रीट आप साइड पे मंगवाओ वो प्रॉपर कंज्यूम हो जाए, वेस्टेज ना हो, क्योंकि यही चीज़ जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये नहीं है कि ड्राइंग के हिसाब से काम करवा दिया तो हो गया। आपको देखने की कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो, कहाँ 3 लेबर का जहाँ काम है 2 लेबर से वो काम निपटा सको जितनी जल्दी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी ये रिज्यूम पे तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आप ये क्वांटिटी लिख सकते हो, अपनी लिख सकते हो स्किल की, मैं अच्छे से प्लानिंग और मैनेजमेंट करके कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ भी रिज्यूम पे हो तो काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। ये हो गई कुछ चीज़ें। अभी आगे जो हम बढ़ते हैं वो क्या आपको होना चाहिए, मतलब जो हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये एज ए साइट इंजीनियर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एरिया कैसे, स्क्वायर फीट, कन्वर्जन जो होती हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है, वो सब चीज़ें अगर आपको आती हों तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी साइट पे जाके। और हमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर हम कितनी, आपने जो भी जॉब डाली उसमें हमने अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिल रही। देखो अभी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है और सिविल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा, तो कंपनी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो कम सैलरी में अच्छा कुछ चाहते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, 10 अगर उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें एक में जो सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगी उसी को वो लेंगे। तो वही चीज़ें आपको अपने रिज्यूम या CV पे स्किल्स बढ़ानी है। जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे उतना अच्छा है। प्रिमवीरा प्लानिंग के लिए अगर प्रिमवीरा सीखते हो तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बाकी काफ़ी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप सीखते हो तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैड प्रो हो गया, रिबिट हो गया, टैब हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। और बाकी जॉब की बात रहे, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं अभी और आने वाली हैं। बस जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, तो दोनों अच्छे हैं। अगर आपको PSU वगैरह में मौका मिल जाता है, मिनी रत्ना में मौका मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छे है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है उसमें, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल जाता है, जैसे भी इस समय आपको सैलरी को नहीं देखना है, इस समय आपको देखना है नॉलेज गेन करके इस इंडस्ट्री में घुसने का। जैसे ही आप घुस जाओगे, मेहनत करोगे, तो कई सालों में आप लाखों में कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज़ है। तो आज का वीडियो इसी पे था हमारा कि आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी वीडियोस बीच बीच में मैं लाता रहूँगा इसी चैनल पे।